नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत-नेपाल संबंधों की शुरुआत कब होती है और कैसे होती है? इसकी शुरुआत की कड़ी कहाँ से शुरू होती है? इसके मुख्य बिंदु क्या है? इस सारे चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शालीनता से देखेंगे कि आखिर भारत और नेपाल के संबंध इतने पुराने हैं तो कब से शुरू हुए थे? तो हम देखते हैं कि ये संबंध जो है भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराने संबंध रहे हैं। बहुत पुराने संबंध की बात करेंगे तो प्राचीन सभ्यता से हमारी संबंध जो है भारत और नेपाल के साथ रहा है। प्राचीन सभ्यता से बोले तो प्राचीन राजवंशों से लेकर के प्राचीन राजवंशों में लिच्छवी हो चाहे मल्ल हो, ये जब अपने शासन में थे तो इन्होंने भी व्यापार विवाद संबंध करके नेपाल के साथ जो है सांस्कृतिक जड़ें और राजनीतिक जड़ें नेपाल और भारत के बीच बीच में स्थापित कर चुके थे। या फिर हम कहेंगे लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ती है, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म होना और जो गया पड़ता है हिंदुस्तान के बिहार में, वहाँ आकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना, ये चीज़ें बताती है कि दोनों देशों के बीच में कितना ही गहरा संबंध रहा हो, धर्म से हो या सांस्कृतिक हो या इतिहास से हो, दोनों देशों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध रहा है। चाहे नेपाल के जनकपुर हो, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, या भारत का मिथिला हो, जहाँ जहाँ के नरेश जनक थे, जिनके पुत्र श्री राम जी का माता सीता का ये विवाह संबंध हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता से ही हम जो देख रहे हैं कि नेपाल और भारत के साथ बहुत ही पुराने और प्राचीन रिलेशन रहा है। प्राचीन रिलेशन में माता सीता के साथ श्री राम जी का विवाह, माता सीता का बोले तो जनकपुर से मिथिला, मिथिला बोले तो बिहार, यहाँ का संबंध बिहार और जनकपुर माने नेपाल का संबंध हो गया। या फिर बोले तो लुम्बिनी, लुम्बिनी बोले तो भगवान बुद्ध का जन्म, और गया बोले तो भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति। हम इस प्रकार देखते हैं कि चाहे भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का बात हो या माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर की बात हो, ये हमें प्राचीन हिंदू धर्म के साथ नेपाल का रिलेशन बताता है। और राजवंशों में देखेंगे लिच्छवी हो चाहे मल्ल हो, उन्होंने जब अपना नेपाल नेपाल शासन किया तो नेपाल की ओर शासन किया तो उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक जड़ें स्थापित किया। राजनीतिक और सांस्कृतिक जड़ें मतलब कि वहाँ से विवाह संबंध स्थापित करते हैं, और इस प्रकार वैवाहिक रूप से भी हमारा संबंध जो है नेपाल के साथ बहुत ही अच्छा से बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बहुत नेपाल के साथ प्राचीन काल से चला आ रहा है। और वर्तमान स्थिति में नेपाल के साथ कैसे संबंध है, वर्तमान स्थिति में नेपाल के साथ कितनी चुनौतियाँ हैं व्यापार करने में हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध हो या सामरिक संबंध हो। आज वर्तमान स्थिति नेपाल के साथ किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से समान है, भारत और नेपाल के बीच में कितने मिलियन डॉलर का ट्रेड हो रही है, और भविष्य में कितने मिलियन ट्रेड भारत और नेपाल के बीच में और ज़्यादा बढ़ाने की दोनों देशों के संबंध दोनों देशों के बीच में कमिटमेंट हुए हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल से और एक-एक करके देखते हैं, तब के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे हैं। आधुनिक संबंधों की शुरुआत की बात करेंगे तो आधुनिक संबंधों की शुरुआत कब से होती है? तो 19वीं शताब्दी से माना जाता है कि आधुनिक संबंधों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 19वीं शताब्दी भारत और नेपाल के बीच 19वीं शताब्दी से होती है। 19वीं शताब्दी यहाँ से औपचारिक संबंध की शुरुआत मानी जाती है। 1816 में जब सुगौली की संधि होती है, जो ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से जाना जाता है। कब होती है? 1816 में। 1816, 16-18 नहीं, 18 से 16 2 माइनस आइएगा, ठीक है? सुगौली की संधि, सिंगरौली की संधि नहीं है, सुगौली की संधि होती है 1816, और यहाँ से दोनों देशों के जो है औपचारिक संबंधों की शुरुआत की बात की जाती है। हालाँकि ये संबंध जो है प्राचीन सभ्यता से चली आ रही थी, लेकिन यहाँ से जो संबंध है औपचारिक रूप से अधिक सुदृढ़ माने जाते हैं। भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यहाँ से जो है संधि शुरू होती है। पहली बार दोनों देशों के औपचारिक सीमा का भी तय किया जाता है, औपचारिक सीमा तय किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये भारत और नेपाल के बीच में ये सीमा समझौता या बीएस सीमा जो है दोनों देशों के बीच में होनी चाहिए। इस प्रकार भारत और नेपाल के बीच जो है भौगोलिक सीमाएं जो है स्थापित की गई। कब? 1816 के सुगौली की संधि के
तहत यहीं से आधुनिक भारत नेपाल सीमा की नींव पड़ी। यही वो मील का पत्थर है कौन? 1816 के सुगौली की संधि, जो भारत और नेपाल की जो सीमा जो है इसकी भी स्थापना कर दी जाती है, और यहाँ से एक आधुनिक भारत और नेपाल सीमा भारत और नेपाल के बीच में प्रकट होता है। यह तो भारत और नेपाल के बीच में माना जाता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल की शुरुआत की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत और नेपाल नई शुरुआत की बात करेंगे तो 1816 के बाद 1950 जब देश आजाद होता है तो भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि होती है। भारत और नेपाल शांति मैत्री संधि होती है। दोनों देशों के औपचारिक संबंधों का सबसे बड़ा मील का पत्थर इसे माना जाता है। मतलब शुरुआत तो हो जाता है 1816 के सुगौली संधि के साथ ही, लेकिन जब भारत आजाद होता है तो ये संधि जो है आगे बढ़ाया जाता है। औपचारिक संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए जो है भारत जो है कि अपना हाथ बढ़ाता है नेपाल के लिए, और नेपाल की जो है सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत जो है नेपाल का सहयोग करता है। कब? 1950 जब देश आजाद होता है। उसके बाद दोनों देशों के बीच लगभग 1751 किलोमीटर की खुली सीमा है। पहला देश जिसके 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 यहाँ आने-जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जब मन किया नेपाल घूम के आ गया, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट का। मन किया कि आज अपने यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई चलो नेपाल घूम के आते हैं। बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के दोनों देशों के बीच कितना तो 1751 किलोमीटर की खुली सीमा है। 1751 किलोमीटर। बहुत बड़ी सीमा, खुली सीमा है जो कि दोनों देशों के बीच है। ये आपसी सहयोग और आपसी समझौते पर ही आधारित है। मुख्य समझौते और ऐतिहासिक कड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? तो 1950 की शांति और मैत्री संधि से। जो अभी मैंने कहा कि 1950 जब देश आज़ाद हुआ तब भारत सरकार द्वारा उनके नेपाल के लिए सहयोग बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से 1950 से जो है ऐतिहासिक कड़ियाँ जो है कि सहयोग की ऐतिहासिक कड़ी, मतलब कि आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति यहाँ से शुरू होती है, और यहीं से दोनों देशों के बीच जो है मुक्त आवागमन, व्यापार, सहयोग आदि की समझौता होना शुरू हो जाता है। दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन माने बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में आते हैं और जाते हैं, व्यापार करते हैं, सहयोग राशि एक देश दूसरे देश को आदान-प्रदान करते हैं। आज देखेंगे कि ठंडी के दिनों में विंटर सेशन आ गया, तो आप देखेंगे कि आपके भी जिले में जो है नेपाली स्वेटर का मार्केट लगा होगा, ठीक है? तो ये व्यापार जो है आवागमन ये भारत और नेपाल के बीच में क्या है? खुला है। किसी भी प्रकार से वीज़ा, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसके साथ में एक संधि और होती है जो था महाकाली संधि। महाकाली संधि क्या था? भारत और नेपाल ने 1996 में महाकाली नदी पर सहयोग और परियोजना के लिए एक संधि बनाया था। महाकाली नदी में, महाकाली नदी कहाँ पर है? आप नोटिस कर ले, महाकाली नदी कहाँ है? तो नेपाल में है, और उसमें परियोजना बनाने के जल विद्युत परियोजना बनाने के लिए भारत और नेपाल द्वारा 1996 में संधि की जाती है। उस संधि का नाम ही रखा जाता है महाकाल संधि। व्यापार, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग साझेदारी में सबसे बड़ा हाथ जो है, यह सबसे बड़ा हाथ भारत का है। सबसे बड़ा व्यापारिक देश भी भारत है, जो कि भारत मशीनरी, पेट्रोलियम, सूखे खाद्य पदार्थ आदि चाय वगैरह जो है भारत से सबसे ज़्यादा 60% से अधिक जो है निर्यात भारत सरकार कहाँ करता है? नेपाल में करता है। कस्टम सहयोग 2025 में कस्टम सहयोग और कुटीर व्यापार रोकथाम पर उच्च स्तरीय बातचीत हुई ताकि सीमा पर व्यापार को और ज़्यादा से ज़्यादा आसान और तेज रूप से किया जा सके। कस्टम वही सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, सीमा शुल्क का सहयोग करना। ट्रांजिट और बाजार व्यापार में हम देखते हैं कि नेट ट्रेड 2024 में करीब 8.5 बिलियन डॉलर था, जहां भारत शीर्ष स्थान पर था। किसके साथ? नेपाल के साथ। बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं में भी भारत जो है कि नेपाल का हमेशा से सहयोग करता रहा है। रेल हो, चाहे सड़क लिंक हो, ये सारे परियोजनाओं में जो है भारत सरकार जो है नेपाल के साथ हमेशा सहयोग करता रहा है। भारत और नेपाल लगातार क्रॉस बॉर्डर रेल और सड़क परियोजनाएं विकसित कर रहा है। इसका जीता जागता आप देख सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जनकपुर जनकपुर बोले तो नेपाल नेपाल और विराटनगर नेपाल की सीमा और बिहार की जो अंतिम जिला पड़ता है, वहाँ से विराटनगर और नेपाल के बीच रक्सौल रक्सौल भी बिहार का उत्तरी जिला
उत्तर उत्तर बिहार में पड़ता है, वहाँ से नेपाल के लिए, और काठमांडू के लिए बोले तो रक्सौल बिहार का और काठमांडू नेपाल का। यहाँ से क्या चलाया जा रहा है? रेल लाइन चलाए जाने की परियोजना भारत और नेपाल के बीच में किया गया। जनकपुर, वही जनकपुर और विराटनगर, विराटनगर बोले तो नेपाल का विराटनगर, यहाँ से भी क्या चलाया जा रहा है? रेल सेवा चलाई जा रही है। मतलब भारत और नेपाल के बीच आने जाने के लिए भी रेल सेवाएं चलाई जा रही है। मोतिहारी, उत्तर बिहार में मोतिहारी पड़ता है, मोतिहारी जिला है। मोतिहारी के अमलेखगंज पाइपलाइन, मतलब दोनों देशों के बीच पहली ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनल पाइपलाइन। पाइपलाइन कहाँ से? तो भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी अमलेख पाइपलाइन से लेकर के कहाँ जा रही है? नेपाल तक जा रही है। कौन सा? पेट्रो पाइपलाइन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, जो कि मोतिहारी, बिहार की मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज तक ये पाइपलाइन जो है चलाए बिछाए जाने की साझेदारी हुई है दोनों देशों के बीच। भविष्य में 10,000 मेगावाट तक, 10,000 मेगावाट तक जल विद्युत क्षमता विकसित करने का जो है भारत सरकार का क्या लक्ष्य रखा है? कहाँ पर? नेपाल में, कि 10,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जो है हम नेपाल में विकसित करेंगे। कब? भविष्य में, मतलब कि 2030-35 तक की योजना रखी गई है। रक्षा, सुरक्षा और मानव संसाधनों सहयोग की बात करेंगे तो गोरखा रेजिमेंट के लगभग 32,000 नेपाली गोरखा सैनिक भारत की सेना में आज भी सहयोग दे रहे हैं। सहयोग नहीं दे रहे हैं, समझिए कि गोरखा सैनिक भारत में सेवा दे रहे हैं। कितना? 32 से 36,000 नेपाली गोरखा सैनिक आज भी भारत सरकार में सैनिक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी देश का 36 से 32,000 जवान जो है किसी दूसरे देश पर में सेवा दे रहा है, तो उस देश के बीच कैसे रिलेशन हो सकते हैं, कितना गहरा संबंध हो सकता है, कितना गहरा बंधन दोनों देशों के बीच में हो सकता है। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी देश का 32 से 36,000 जवान जो है दूसरे देश में सेवा दे रहा है। अब दूसरा देश कहने का तात्पर्य है कि नेपाली 32,000 नेपाली गोरखा सैनिक जो भारत में सेवा दे रहे हैं। अपने भारत माता की रक्षा करने में वो अपने बलिदान दे रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के रक्षा स्तर का जो संबंध है बहुत ही गहरा है। सैन्य अभ्यासों की बात करेंगे तो सूर्य किरण जैसे सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। ये जो है क्या भारत और नेपाल की सैन्य साझेदारी को मजबूत करता है। ये नहीं भी करने के बाद भी हम जो है नेपाल के साथ सैन्य समझौते ना भी करें तो इसके साथ समझौता जो संबंध है बहुत गहरा साबित होता है, क्योंकि 32,000 सेना जिस देश का दूसरे देश पर सेवा दे रहा हो तो जाहिर सी बात है उस देश का जो है संबंध अच्छा हो, तभी तो अपने देश के जवानों को हमारे देश में सेवा देने का मौका दे रहे हैं। तो दोनों देशों का जो है गहरा संबंध रहा है। शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करेंगे तो ये हर साल लगभग 1500 छात्रवृत्तियां देता है, मतलब कि 1500 छात्रवृत्तियां नेपाली छात्रों को देता है, और भारत में प्रशिक्षण भी देता है नेपाली छात्रों को। भारत सरकार और प्रशिक्षण देने के साथ साथ क्या करता है, उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। हर साल 1500 नेपाली छात्रों को हम जो है प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें अवसर बनाने के लिए, और उन्हें छात्रवृत्ति भी हम प्रदान करते हैं। भारत नेपाल के लोगों से लोगों के रिश्ते, अभी मैंने कहा कि रिलेशन जो है भारत के नेपाल से ही नहीं, भारत के लोगों से नेपाल के लोगों के बीच में भी रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। भाषा हो या संस्कृति हो, ये दोनों जो रिलेशन है भारत के लोगों के साथ नेपाल के लोगों से बहुत ही एक दूसरे से मिलता जुलता है। यही वजह है कि भारत में नेपाली जब चाहते हैं आते हैं, भारतीय जब चाहते हैं नेपाल को जाते हैं। हिंदी और नेपाली भाषाओं का पारस्परिक प्रभाव बॉलीवुड हो, फिल्में हो, चाहे त्योहार हो, चाहे तीर्थ स्थल, दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करता है। दोनों देश का जो सांस्कृतिक और भाषा है एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन वर्तमान स्थितियों में देखेंगे तो दोनों देशों के में कुछ चुनौतियां अभी उत्पन्न हुई है। 2025 में हम देखते हैं कि कुछ चुनौतियां जो है उत्पन्न हुई है, कुछ स्थिति जो है तनावपूर्ण स्थितियों को जन्म दिया है। ये तनावपूर्ण स्थिति कैसे जन्म लेती है? तो राजनीतिक अशांति और विरोध प्रदर्शन हुए हैं जो अभी नेपाल में वर्तमान समय में, उसे देखते हुए थोड़ी स्थितियां तनावपूर्ण हुई है। और तनावपूर्ण स्थिति होने ये हुआ कैसे था? तो 2025 के अभी वर्तमान में 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर जेन जेड बोला जाता है, माने जेन जेड बोले तो
नवयुवकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और राजनीतिक उथल-पुथल हुआ। राजनीतिक उथल-पुथल ही नहीं हुआ, वहाँ के वित्त मंत्री को जो है पकड़ के मतलब बहुत बुरे तरह से उसे मारा भी गया, मारा-पीटा गया, उसके आवास से उसे हटा दिया गया। प्रधानमंत्री के वहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। स्थिति माने बहुत विकट हो गई और इस विकट स्थिति में होता क्या है कि शासन व्यवस्था जो प्रभावित होती है, जब शासन व्यवस्था प्रभावित होती है तो आर्थिक रूप से जो व्यापार होता है वो भी प्रभावित हो जाता है और इस प्रकार से जब आर्थिक व्यापार प्रभावित होता है तो अर्थव्यवस्था भी जो है थोड़ा डगमगा जाती है और अर्थव्यवस्था जब डगमगाता है तो जो हम लगाते हैं एक अनुमान लगाते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार की कि 2030 तक हम 1000 मिलियन डॉलर का जो व्यापार करेंगे तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जो हमारा व्यापार जो है दोनों देशों के बीच का व्यापार जो है 586 मिलियन का नुकसान उठा लिया। मतलब जब वहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं हुई है, शासन व्यवस्था जो अप्रभावित हो गई, वहाँ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और वित्त मंत्री को आवास से निकाल करके उसको मारा गया और नए युवकों द्वारा वहाँ की सत्ता में काबिज हुआ, तो इस स्थिति में जो है क्या हुआ हमारे साथ जो ट्रेड रिलेशन था वो थोड़ी क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण जो हम जितना अनुमान लेकर चल रहे थे दोनों देश के बीच में कि इतना इतना बिलियन तक हमें क्या लेके जाना है व्यापार लेके जाना है तो उसमें हमें कितना नुकसान हो गया 586 मिलियन का नुकसान हो गया। मतलब अनुमान से हम बहुत ही पीछे हो गए हैं। दोनों देशों के बीच जो है व्यापार 586 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। भारत-नेपाल संबंध पर भी इसका असर पड़ा है कभी-कभी राजनीतिक दबाव से में आकर के कभी-कभी राजनीतिक बहकावे में आकर के नेताओं द्वारा भी कभी-कभी वहाँ के मैप द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को अपने क्षेत्रों में दिखा दिया जाता है, सीमा विवाद उत्पन्न करने के लिए। कभी-कभी ये चीज़ें नेपाल की सरकार द्वारा, नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा ये दिखा दिया जाता है। हाल में भी एक स्थिति ऐसी देखी गई थी कि भारत के बहुत से क्षेत्र जो है नेपाल अपने क्षेत्र में दिखा दिया था। जैसे धर्मशाला हो या तो फिर सिक्किम वाला एरिया हो, ये सारे एरिया को नेपाल अपने एरिया में दिखा दिया था। लेकिन जब कूटनीतिक रूप से इसे इसका समाधान हमने तलाश लिया था और फिर नेपाल सरकार ने इस अपनी भूल सुधार करते हुए उस मैप को अपने राज राजनयिक की स्थिति से हटाते हुए उसे उसे रिप्लेसमेंट कर दिया था कि जैसे पुनः स्थिति थी उस स्थिति में लेकर के आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थितियाँ हमारे लिए और नेपाल के बीच थोड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन ये स्थितियाँ बहुत ही जल्द कूटनीतिक समाधान को प्राप्त करेगा और बहुत ही जल्द दोनों देश एक-दूसरे से पुरानी स्थिति को बहाल करेंगे और जैसी स्थितियाँ समान होती है, वैसे हम भी अर्थव्यवस्था का जो 586 मिलियन का जो नुकसान हुआ है, उसे हम पुनः आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।